चलिए दोस्त, अपने लोग ये जो आरटीपी का सीरीज कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जितना भी अभी आरटीपी अवेलेबल है, 4 आरटीपी है। मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, ये चारों आरटीपीज कर रहे हैं। और अब बारी आ गई इस आरटीपी में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो मैंने क्या किया, जितना भी ये चारों आरटीपी में क्वेश्चन है मैंने यहां लिख लिया। अब ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप समझ ही रहे हो। तो जितना भी क्वेश्चन आया ना ये चारों आरटीपी में, हम लोग अभी यहां डिस्कस कर लेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज पढ़ के आपको समझा दूंगा। क्या होगा कि इससे आपको समझना आ जाएगा। और क्या होता है, कोई अगर एक बार समझा देता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि थ्योरी लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है ना सर? तो चलो फटाफट समझ देखते हैं सर। हाँ, हम लोग अपना ज्ञान भी देंगे सर, ठीक है ना? अपना ज्ञान छोड़ेंगे ना, अपना ज्ञान भी देने का है। पहला बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी। बोला फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, याद है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन AS1 में दिया 3 तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। हम बोले थे GCA CAG, याद करो, CAG वही। और अकाउंटिंग पॉलिसीज याद है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज होता है? These are the set of accounting principles and methods of applying this accounting principle. For example, जैसे मैं याद दिलाता हूं, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के लिए आप FIFO भी यूज कर सकते हो, वेटेड एवरेज। तो एक ही अकाउंट्स करने का दो तरीका अवेलेबल है, तो ये उसके लिए क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। समझ में? जैसे स्टॉक वैल्यूएशन में, स्टॉक वैल्यूएशन बोल रहा हूं, आप लोग तो आगे और ज्यादा पढ़ा नहीं है, छोड़ो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोग, तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। तो समझ गया ना, याद आ गया? अपने लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़े, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो क्या लिख रहा है, बोल रहा है देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ये ठीक है यहां तक, किंतु यहां अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या लिखा है देखो, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब कोई सिंगल पॉलिसी नहीं है कि हर जगह वही लगता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 ही फिक्स्ड है, किंतु पॉलिसी फिक्स्ड नहीं होता है। As a result, there may be different accounting policy adopted by different enterprises. तो भैया अलग अलग एंटरप्राइज मतलब अलग अलग एंटी अलग अलग अपना रूल यूज करता है, पॉलिसी। मैं FIFO लगा सकता हूं, तुम वेटेड एवरेज लगा सकता है। मैं स्ट्रेट लाइन यूज कर सकता हूं, तुम WDV यूज कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में मैं कंप्लीशन मेथड लगा सकता हूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट का चलता है, ये अकाउंटिंग होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का भी तुम हो सकता है प्रोपोर्शनेट मेथड लगा सकता है। तो वही बोल रहा है अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिसी लगा सकते हैं। बोलता है नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ ऑल द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हैज बीन फॉलोड। हाँ, हम लोग पढ़े हुए हैं कि इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होल्ड गुड तब तो कोई डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता है। हाँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो ना करें तो इसका फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो वही बोला कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अगर आप फॉलो किए हो तो आपको कुछ भी डिस्क्लोजर करने का जरूरत नहीं है। किंतु अकाउंटिंग पॉलिसी में बोलता है डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन फॉलोड। अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं स्टॉक वैल्यूएशन के लिए FIFO यूज कर रहा हूं, तो नोट्स टू अकाउंट्स में जाके मुझे लिखना पड़ेगा कि मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी स्टॉक के लिए कौन सा है, FIFO। क्यों लिखना पड़ता है? जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से समझ पाए, क्योंकि बहुत सारा मेथड हो सकता है स्टॉक वैल्यूएशन का। अगर हम किसी को बताएं नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड जब करेगा ना उसको सब कुछ सही से समझ में नहीं आएगा। अगर FIFO होगा तो उसका दिमाग में चलने लगा, अच्छा FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लेटेस्ट माल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, और लेटेस्ट माल अगर का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो वो समझ जाएगा चीजों का दाम बढ़ रहा है, अगर कम हो जाएगा तो चीजों का दाम कम रहा है। तो ये जरूरी है बताना भी। अच्छा, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट फॉलोड इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद रीजन। तो बोलता है अगर आप कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस 6 महीना बाद बंद होने वाला है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो, आपने कोई कंसिस्टेंसी तोड़ा है, या आप अक्रूवल की जगह कैश बेसिस यूज कर रहे हो, तब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इफ द पॉलिसीज चेंज इन सब्सिक्वेंट ईयर द इफेक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलता है कि अगर आप पॉलिसी चेंज करते हो तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे मान ले मैं FIFO यूज कर रहा हूं, अब 2 साल बाद जाके मुझे लगा वेटेड एवरेज बेटर मेथड है, मैं वेटेड एवरेज में चेंज किया,
तो मुझे वो बताना पड़ेगा, पहले फीफो था, मैं वेटेड एवरेज में चेंज किया, नंबर 1 फैक्ट बताया मैंने, कब से चेंज किया ये बताना पड़ेगा, और तीसरा इसका इफेक्ट हमारे बुक्स में क्या पड़ेगा, प्रॉफिट पे असर क्या पड़ेगा वो भी बताना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझा? आगे नेक्स्ट, देयर इज नो ऑप्शन टू चूज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं, 3 तो है, सबको ही फॉलो करते हैं, किंतु बोलते फर्म हैज एन ऑप्शन टू सिलेक्ट पर्टिकुलर पॉलिसी। हाँ मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं फीफो यूज करूं या वेटेड एवरेज, ये मेरे ऊपर है, किंतु क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन चूज करने का ऑप्शन है क्या अपने पास? नहीं, तो वही बोल रहा है। बोलो ये थ्योरी समझ में आया? अच्छा, मैं इसे एक्सप्लेन किया तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आपको, फायदा मिलेगा? थोड़ा सा सुन के रखा, एक बार फिर से पढ़ेगा तो याद हो जाएगा जल्दी, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये वाला। बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बोलता अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे ना, तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब समझते हैं आज के दिन, बोले उस पर असर डालता है, एक्सप्लेन करो एग्जांपल देके। तो देखो मैं बोल रहा हूं, छोड़ो ना, अगर मैं कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करूं, मान लो मैं स्टॉक के लिए फीफो यूज करता हूं, अगर मैं वहां से वेटेड एवरेज शिफ्ट करूं, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया, क्या ये हमें मटेरियली इफेक्ट करेगा? हाँ, स्टॉक का वैल्यू चेंज होगा, तो स्टॉक का वैल्यू चेंज होगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा। इसका हमको डिस्क्लोजर देना चाहिए, डिस्क्लोजर देंगे तभी तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से डिसीजन ले पाएगा, और अगर मैं डिस्क्लोजर ही नहीं दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जांपल के साथ समझाया मैंने आपको। देखिए ये लोग क्या बोल रहा है, बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियली वो इफेक्ट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो। वही जो मैं एग्जांपल लिया, ये लोग उल्टा बोल दिया, मैं फीफो से वेटेड बोला, ये लोग बोल रहा मान लो वेटेड एवरेज से किसमें शिफ्ट किया, फीफो से। Unless the effect of such change in accounting policy is quantified, the financial statement may not help user of the account। बल अगर आप क्वांटिफाई करके अमाउंट में नहीं बताएंगे कि इसका कितना असर पड़ा चेंज करने का मेथड पे, आपका स्टॉक बढ़ गया कि कम गया, उसके वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया कि कम गया, बोला तब तक यूजर को समझ में नहीं आएगा कुछ भी, फिर मतलब ही नहीं है फिर तो। मतलब क्लियर हुआ? देख 4 लाइन लिखने से मार्क्स मिल जाता, अगर ये क्वेश्चन आता है ना 4 नंबर का आता है, और लिखा भी कितना है, 2 सेंटेंस में 4 नंबर मिल जाएगा, और कुछ नहीं लिखना होता है, समझे? और मैं बोलूंगा मेरा बात मानो, यही वाला लाइन रट लेना, बाद में मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, हर 1-2 टर्म के बाद ये कहीं से दिख जाएगा क्वेश्चन पेपर, और ये लिख लो 4 नंबर मिल जाता है, 3 या 4 नंबर दे ही देगा। ठीक है, चलो नवंबर 22 में क्या थ्योरी पूछा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। बोलते हैं एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अरे कैश सिस्टम, मर्केंटाइल भाई अक्रूवल हो गया। सुना, इसको पढ़ने से पहले कैश सिस्टम में कैसा रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस में, कोई भी कैश मिला या कोई भी कैश पे किया वो रिकॉर्ड होगा, कोई भी मिलना बाकी है देना बाकी है क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं, ये तो कैश बेसिस हो गया। और कैश बेसिस अकाउंटिंग जनरली प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, टीचर लोग हो गया, ये लोग कैश बेसिस यूज करेंगे। सर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, धंधा तो नहीं कर रहा है, तो ये लोग क्या यूज करता है, कैश बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस कुछ नहीं हुआ, अक्रूवल बेसिस ही है। इनकम यहां पर अर्नड बेसिस में रिकॉर्ड होता है, और एक्सपेंस यहां पर इनकर्ड बेसिस में। यहां एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसीव से लेना देना नहीं है, जो जिस साल का खर्चा इनकम है वो उसी साल बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, और कुछ अगर देना बाकी है लेना बाकी है तो उसका भी अकाउंटिंग करके दिखाया जाएगा। मैंने सैलरी देना बाकी है, वो सैलरी को भी अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। कोई इनकम मिलना बाकी है तो वो भी दिखाया जाएगा। कोई टाइम से पहले दे दिया एडवांस, वो भी दिखाया जाएगा। टाइम से पहले मिल गया वो भी दिखाया जाएगा। ये मर्केंटाइल बेसिस है। और ज्यादातर पूरा दुनिया भर में कौन सा यूज होता है मेथड, मर्केंटाइल बेसिस ही चलता है सब जगह। हम लोग इतना अकाउंट सीख के आए हैं, हम लोग कौन सा मेथड सब जगह यूज करते हैं, अक्रूवल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस। समझ आ रहा है? चलो देखें क्या 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 बोल रहा है ये लोग। क्या बोलता है, बोलता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम by which a transaction is recognized only if cash is
रिसीव और पे। हाँ पहला लाइन ठीक है, रिसीव होगा पे होगा वही रिकॉर्ड होगा। इन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव और पेड। जिस दिन पैसा मिलेगा पैसा देंगे उसी दिन जर्नल एंट्री करेंगे। नो एंट्री बीइंग मेड व्हेन अ पेमेंट और रिसिप्ट इज मेयरली ड्यू। तो कोई पेमेंट करना बाकी है या कोई पेमेंट मिलना बाकी है तो बाकी है का कोई अकाउंटिंग नहीं होता कैश सिस्टम में। कैश सिस्टम इज नॉर्मली फॉलोड बाय प्रोफेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सारा पॉइंट मैंने अभी बोला था वही सारा चीज बोल रहा है। अब देखो आगे, ऑन द अदर हैंड mercantile system of accounting is a system of classifying and summarizing transaction into asset, liability, equity मतलब ये मालिक का पैसा कैपिटल, उसके बाद कॉस्ट रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ। सीधा सीधा बात है, सारा अक्रूअल बेसिस में रिकॉर्डिंग होता है, तभी तो एसेट लाइबिलिटी आएगा। टाइम से पहले दे दिया एसेट और देना बाकी है तो लाइबिलिटी, टाइम से पहले मिल गया तो लाइबिलिटी, मिलना बाकी है तो एसेट। समझ रहा है, वही बोल रहा है। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आइदर अ लाइबिलिटी इज क्रिएटेड और इम्पेयर्ड। इतना इंग्लिश भैया, लाइबिलिटी क्रिएटेड तो समझ में आता है, इम्पेयर्ड मतलब कम हो जाना। लाइबिलिटी क्रिएट होना मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया, इम्पेयर मतलब लाइबिलिटी कम हो गया। एंड एन एसेट इज क्रिएटेड और इम्पेयर्ड, या तो एसेट क्रिएट हो रहा है मतलब बढ़ेगा या इंपेयर हो रहा है मतलब कमेगा, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अ रिकॉर्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसीव इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द पेमेंट इज मेड और रिसीव एक्चुअली। वही बोल रहा है कि कुछ भी मिलना बाकी है देना बाकी है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, सिर्फ लेने देने का रिकॉर्ड करें ऐसा जरूरी नहीं है। और बोलता है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग सिस्टम बाय बिजनेस एंटिटी। और जितने भी बिजनेस एंटिटी लोग हैं सब कौन सा मेथड यूज करते हैं, मर्केंटाइल बेसिस यूज करते हैं। उल्टा मैं अच्छा वर्ड यूज किया था, ये लोग तो वो कीवर्ड यूज ही नहीं किया इसके अंदर कि भैया इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अर्न्ड बेसिस एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन इनकर्ड बेसिस। ये बात भी इनको लिखना चाहिए था, ये लोग आंसर मिसिंग। बोलो क्लैरिटी आपको मिल गया, समझ में आ गया? दोबारा कुछ बोलना यहां तक? क्या चीज? इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अर्न्ड बेसिस। मैंने ये पहले भी लिखा है जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा रहे थे। इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अर्न्ड बेसिस एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनकर्ड बेसिस एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनकर्ड बेसिस। ठीक है सर? अच्छा, फिर पार्ट बी में क्या लिखा है देखो बच्चे, बोलता है डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड गिव एग्जांपल। बोले रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है बताइए, उसका एग्जांपल भी दे दीजिए। हाउ आर दिस रिसिप्ट ट्रीटेड, एक्सप्लेन, और कैसे ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी बता दीजिए। सुनो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो भी हमको पैसा मिलता है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या कब मिलता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट जनरली रेकरिंग इन नेचर होता है। क्या होता है? रेकरिंग। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिलता मतलब मैंने कोई गुड्स सेल किया, वहां से आया पैसा। कोई डेटर है उससे कलेक्शन हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट किया था वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड का इनकम मिल गया, ये सब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो पहला पूछा था रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो भैया जो भी पैसा मिलता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर बोला गिव एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी दे दिया। फिर पूछा था इसका ट्रीटमेंट बताओ, तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू इनकम है तो ये पीएल के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। हम अगर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट का कैश से कोई लेना देना नहीं है। अगर गुड्स सोल्ड फॉर कैश है तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है तो भी ये भी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि सेल तो वही है ना, रेवेन्यू आइटम है। समझा? देखते हैं ये लोग क्या आंसर दे रहा है। बोलता है रिसिप्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर, जो देखो मैं बोला था वही है। पता है लोग एग्जाम में ये वाला वर्ड खोजता है, इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस, ये वर्ड खोजता है। ये लिख दिया ना, डेफिनेशन कंप्लीट है, मार्क्स मिल जाएगा। समझा? एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और
सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम, मैंने तो और भी बोला, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डिविडेंड रिसीव, एसेट्रा एसेट्रा। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ एक्चुअल कैश रिसीव। बोले वही बोल रहा है कि एक्चुअल कैश से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो एग्जांपल लिया, गुड सोल्ड फॉर कैश, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, दोनों ही रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर क्रेडिटेड टू पीएल, क्योंकि रेवेन्यू आइटम है तो बैलेंस शीट में थोड़ा जाएगा, पीएल में जाएगा। अब रिसिप्ट है मतलब इनकम है, इनकम है तो पीएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहां तक हो गया। मे 23 में क्या क्वेश्चन पूछा देखो तो, बोलता डिस्कस द लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इवैल्यूएट करते वक्त का लिमिटेशंस क्या है। सीधा सीधा बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिटेशन क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हैं आप लोग, क्या क्या होता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। मेरा पहला क्लास बेसिक्स का, हाँ भूलने से नहीं चलेगा, मेरा बेसिक्स क्लास हर जगह घूमते रहेगा पूरे सिलेबस में। अच्छा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, ये लोग बोल रहा है limitations which must be kept in mind while evaluating financial statements are as follows। कभी भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो इसका इन लिमिटेशंस को दिमाग में रखना कि ये सब इसमें कमी है। क्या, द फैक्टर्स तरीके, हाँ, द फैक्टर्स विच मे बी रेलिवेंट इन assessing the worth of the enterprise don't find place in accounts as they cannot be measured in terms of money। बोला ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि वो मनी में मेजर नहीं हो सकता तो हो सकता है बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सब कुछ थोड़ी ना पता चल जाता है। अब तुम्हारे कस्टमर का सेंटिमेंट्स, तुम्हारा कस्टमर का तुम्हारे प्रति भावना, सेंटिमेंट्स, ये क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा क्या? पर क्या वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ है, तो बोले ये एक लिमिटेशन है। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट विच द यूजर ऑफ अकाउंट्स आर interested in knowing the position of business in the near future and also in long run and not for past date। बोला बैलेंस शीट जब देखने जाओगे याद रखना वो उस दिन का बैलेंस शीट है, तो वो उस दिन का सिचुएशन बताता है एसेट लायबिलिटी का। अगर आपको फ्यूचर का बात समझना है या पास्ट का बात समझना है तो वो उस बैलेंस शीट से पता नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ उस दिन का सिचुएशन बताता है। ठीक है पॉइंट, हाँ ठीक ही है। अच्छा तीसरा क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन। हाँ अकाउंट्स में तो हम लोग पास्ट डेटा रिकॉर्ड करते हैं और इन्फ्लेशन कभी नहीं रिकॉर्ड करते। फॉर एग्जांपल 10 साल पहले मैंने एक लैंड खरीदा था 1 लाख रुपए में, मैंने लिखा था लैंड टू बैंक 1 लाख रुपया, बैलेंस शीट में लैंड दिखाया था 1 लाख रुपया। 10 साल बाद आज भी लैंड बैलेंस शीट में कितना दिखाई देगा? 1 लाख ही दिखाई देगा। पर ऐसा तो हो सकता है ना इन्फ्लेशन के कारण लैंड 1 लाख से आज 10 लाख का बन गया हो, बैलेंस शीट में 10 लाख दिखाई देगा। तो अकाउंट्स में हम इन्फ्लेशन को अकाउंटिंग में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एक तो ड्रॉबैक है कि इन्फ्लेशन नहीं दिखाता है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाता है सब कुछ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो बोला ऐसा कई बार होगा जहां पर अकाउंटिंग जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट करें। याद करो जब मैं वो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ा रहा था आप लोग को, मैं कई जगह बोल रहा था देखो ये वाला कॉन्सेप्ट इसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। फिर मैंने बताया था कॉस्ट प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। मैं एग्जांपल याद दिलाता हूं, मान लो आपको पता है स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अब लास्ट 3 साल से कॉस्ट लोअर आ रहा था तो बुक्स में मैं क्या लिख रहा था? कॉस्ट 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 लिख रहा था। अब इस साल एनआरवी लोअर आ गया तो इस साल एनआरवी लिख दिया। तो कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कॉस्ट में लिखो, तो पहले तो कॉस्ट में लिख रहे थे, आज एनआरवी लोअर हो गया तो किसका बात सुन के हम लोअर लिखेंगे? कंजर्वेटिज्म का। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना किसके किसके बीच में? कॉस्ट और कंजर्वेटिज्म के बीच में। तो ही बोल रहा है कई ऐसे सिचुएशन भी आएंगे जहां पर जो आपके दो अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपस में क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे।
तो उस बात वो भी एक लिमिटेशन है कहीं ना कहीं। अगला, सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड ऑन शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। और बोलता अकाउंट्स में कई जगह पर आपको एस्टिमेशन लेना पड़ेगा, और कुछ कुछ एस्टिमेशन जो होता है ना, वो जो अकाउंट्स बना रहा है उसका जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर कई एस्टिमेशन लिया हुआ है तो वहां थोड़ा संभल के रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, कितना परसेंट प्रोविजन बनाऊं मैं? हो सकता है तुम अगर अकाउंटेंट है, तुम पास डेटा देख के तुमको लग रहा है 5%, हम बोलते नहीं पास डेटा छोड़ो, आगे का थोड़ा सोचो, इस बार का और नालायक डेटा लोग निकल रहा है तो और भी जाएगा, 10% बनना चाहिए। तो हो सकता है मेरा एस्टिमेशन कुछ और हो, तुम्हारा एस्टिमेशन कुछ और, तो बोले वो सब चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड्स टू, क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। बोले एक ही चीज को कई तरह से रिकॉर्ड किया जा, कई अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो कई बार अकाउंटेंट लोग मैनिपुलेट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ खिलवाड़ करेगा, वहां थोड़ा सतर्क रहिएगा। फीफो करते करते अचानक से कोई वेटेड एवरेज करे तो आपके आंखें खुल जानी चाहिए, थोड़ा बड़ा बड़ा करके देख लेना कि ऐसा कांड कर क्यों रहा है, कहीं आपको बहका तो नहीं रहा है। समझ रहे हैं मेरा बात? अब मान ले हमको क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाना, प्रॉफिट कम दिखाना है, अभी प्राइसेस राइज हो रहा है, चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो लेटेस्ट सामान का जो दाम होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैं फीफो से यूज कर रहा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाएगा, अब तुमको पता है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाए तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिखाएगा। मैं शिफ्ट कर गया वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज करूंगा तो एवरेज कॉस्ट तो थोड़ा कम हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा तो स्टॉक का वैल्यू वो कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम हो जाएगा। मैनिपुलेशन हो सकता है ना, तो बोलता है थोड़ा सतर्क रहिएगा। अरे बाप रे बाप, इतना चोरी चमारी हो सकता है, ये तो सबसे इजी चोरी चमारी बताया, बहुत कुछ हो सकता है ऐसे। तो आओ कभी हवेली में बताते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ये तो याद ही होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मेरा वाला लाइन तुम लोग को याद नहीं होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक बार जो नहीं बिजनेस अजर और अमर है, मालिक नश्वर है, मेरे लाइन याद है। हाँ, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी चीज जब अक्वायर करते हैं तो उसको जितने में अक्वायर किया उतने में लिखना चाहिए, वही कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है। अब बोलता है दोनों का डिफरेंस बताओ, देखो कैसे लिखा है लोग, क्या डिफरेंस है दोनों में। बोलता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न। हम लोग जो भी अकाउंट्स बनाते हैं यही सोच के बनाते हैं कि हम लोग कौन से कंसर्न है, गोइंग कंसर्न, चलता रहेगा चलता रहेगा। द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, याद है फोरसीएबल फ्यूचर वर्ड बोला था मैंने, और फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब बताया था अगला 12 महीना, कम से कम अगला 12 महीना तो बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, मतलब गोइंग कंसर्न। एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर, देखो आ गया द फोरसीएबल फ्यूचर, ये वर्ड तो देना ही पड़ेगा अगर गोइंग कंसर्न पूछेगा तो, ये वर्ड नहीं लिखा ना फोरसीएबल फ्यूचर। मान ले 4 नंबर का दिया अगर लिखने के लिए तो तुमको आधा मिलेगा, 2 नहीं आधा, 0.5 जितना ही लिख लो फिर। Hence, it is assumed that the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. बोला ना ही एंटरप्राइज का इंटेंशन है, ना ही वो चाहता है, ना ही जरूरत है, ना ही नीड है, क्या चीज करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए, मतलब बिजनेस को बंद करने के लिए या फिर छोटा बनाने का, कुछ करने का इसका इच्छा नहीं है। इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट इट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, गोइंग कंसर्न तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, बोलता अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो ना हो तो इसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ेगा, वो तो हम लोग को पता ही है। मेरा अगर आप लोग सब भूल भाल गए ना, तो मैंने जो आप लोगों को क्लास कराया था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसका वीडियो भी आपको भेजा हुआ है, उसको प्लीज एक बार वापस से देख लेना। हो सकता है भूल गया हो, तुम लोग ध्यान नहीं दिया हो, पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से काफी क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं बोलता हूं कम से कम 6 नंबर पकड़ के चलो। और क्या बदमाशी करता है पता है ये लोग कोई मेन क्वेश्चन में एक पार्ट घुसा देगा अचानक से। मान ले 15 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से पूछ लिया, 10 नंबर का एग्जाम दे दिया, और एक क्वेश्चन के साथ नहीं करेगा, 2-3 क्वेश्चन में डाल देगा। नहीं समझा, मतलब तुमको थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ ही जाएगा। तो तुम अगर ये सब क्वेश्चन छोड़ के चला जाएगा ना तो एग्जाम में बहुत दिक्कत हो जाएगा मन में। तो ये सब क्वेश्चन जो भी हम पढ़ा रहा बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये सबको तो एकदम रट के चले जाना भाई साहब।
मैं बार बार बता रहा हूं, फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। अगला कॉस्ट कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। बोला हम लोग का एसेट का कौन सा वैल्यू पता करना है हमें? हिस्टोरिकल कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट, मैंने बोला था अभी जितने में एक्वायर किया है, एक्विजिशन कॉस्ट, ऑल्दो देयर आर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, अकाउंटेंट्स ट्रेडिशनली प्रीफर दिस कॉन्सेप्ट इन इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। बोलो कई सारा मेजरमेंट का बेसिस है, पर जनरली हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। किसी को याद है और कौन कौन सा बेसिस था, पढ़ाया था? रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है एक तो, रियलाइजेबल वैल्यू होता है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिस दिन पढ़ाए थे ना, उस दिन पढ़ाए थे अलग अलग तरह का कॉस्ट बेसिस। देखना भूल गया होगा तुम लोग, अगर नहीं पढ़ा तो और अच्छा बात है, ठीक है। तो ये सब पढ़ाने का मतलब है बस यही है कि आप देख के जाने सब। जो लोग सोच रहे थे छोड़ देंगे, ये लग रहा नहीं है इंपॉर्टेंट है मेरे को, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ भी छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में आएगा, इतना तो श्योरिटी है। चलो नवंबर 23 का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो भी चीज मनी में मेजर होता है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी चीज मनी में मेजर नहीं होता उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि क्या बोलते हैं? इनकम ऑफ अ सर्टेन पीरियड शैल बी मैच विद द expenses of the same period which has been incurred to earn such income। मतलब एक इनकम लिया पेल के क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या लेना पड़ेगा? सारा खर्चा जो उस इनकम को कमाने के लिए खर्चा हुआ है, वो सारा खर्चा डेबिट साइड में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक, याद करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत लिखते थे। मैंने हो सकता है परचेज 1000 यूनिट किया है, किंतु सेल 800 यूनिट्स किया है, 200 यूनिट सेल नहीं हुआ, तो 200 यूनिट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखते थे। वो लिखते थे मतलब क्या करते थे? क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में डाल रहे कि वहां से निकाल रहे हैं? निकालते थे, क्योंकि डेबिट साइड में 1000 का कॉस्ट विजुअलाइज करो ऐसे। अगर मान लो ये अकाउंट है, डेबिट साइड में अगर 1000 का कॉस्ट है, सेल अगर 800 यूनिट हुआ है, तो क्रेडिट में 200 यूनिट का कॉस्ट हटा देते थे, तो नेट में क्या हो जाता था? अरे भाई नेट में क्या होता? 800 का कॉस्ट, 800 का सेल वैल्यू कंपेयर होता। यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट था। मतलब छोड़ा है वो गलियां। ये सब बात याद रखना पड़ेगा बच्चे, एग्जाम में बिल्कुल पूछता है ये सब पॉइंट। तो कोई बच्चा सोच रहा कि भैया हम तो छोड़ के जाएंगे, छूट गया बेटा आपका तो सब कुछ। फिर देखो यहां क्या लिखा है, हम पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहे मुन्ना, देखो क्या, देखो एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of money are recorded. Since money is the medium of exchange and the standard of economic value, this concept required that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money should be recorded in the books of accounts. जो भी चीज मनी में मेजर होगा वही रिकॉर्ड करें। क्यों? क्योंकि मनी ही हमारा मेजरमेंट का यूनिट है। मनी को ही हमने स्टैंडर्ड यूनिट मान रखा है मेजरमेंट के लिए। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। मैंने तुमको खींच के एक थप्पड़ मारा, कितने रुपए का थप्पड़ मेजर कर पाओगे? नहीं, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने बहुत सारा एग्जांपल लिया था। एक तो बिजनेस है, उसका एक मैनेजर है, बहुत मेहनती मैनेजर, बिजनेस को 10 गुना कर दिया था, याद कर रहा है? और मैनेजर मर गया मान लो, तो मैनेजर मर गया तो बिजनेस को अफेक्ट करेगा? हाँ करेगा। तो क्या मनी में मेजर कर सकते हो? नहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर मैंने और भी लिया था, ह्यूमन रिसोर्स बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि वो मनी में मेजर नहीं होता है। फिर मैंने एग्जांपल दिया था, सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर का लड़ाई हो गया, क्या मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा? हाँ, पर क्या आप मनी में मेजर कर सकते हो उसको? नहीं, तो झगड़ा बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। याद आ गया? अब देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। इन मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड with the revenue of that period should only be taken into consideration. इस पीरियड का खर्चा, इसी पीरियड का इनकम। In financial statement of organization, if a revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should be recognized. अगर सेल 800 यूनिट का है तो खर्चा भी 800 का ही लेना है। उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना खर्चा लगा है वही खर्चा डेबिट साइड में दिखा।
ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बोलो ठीक है। अच्छा खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, ये नवंबर 23 चल रहा है, चलो चौथा ही पेपर है, लास्ट है। क्या बोल रहा है देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड क्या लिखा है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। याद आ रहा है, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन पूरा डिटेल में बताए थे, और मैंने उस वक्त ही बता दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भरोसा रखें, ये वाला भी जो थ्योरी है ना, मेरे से अगर पूछेगा, ये भी इंस्टीट्यूट के दिल के बहुत करीब वाला थ्योरी है। बहुत रिपीटेटिव टाइम्स देखा गया कि ये थ्योरी एग्जाम में आया है। अगर आप पास्ट क्वेश्चन छानोगे ना, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार। तो चलो पढ़ लेते हैं, देखो क्या क्या डिफरेंस ये लोग लगाया है। पहला बोलता है प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। बोला है तो प्रेजेंट लाइबिलिटी, मतलब मुझे देना पड़ेगा, मुझे पता है, श्योर मुझे देना पड़ेगा, किंतु अनसर्टेन अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कितना देना है। विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली, उसको मेजर कर सकते हैं, मोटा मोटी पता कर सकते हैं कितना रुपए देना है, एस्टिमेशन पॉसिबल है। मैं जब पढ़ाया था, याद करो एक लाइन मैंने बोला था, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट कैन बी मेड, मैंने ऐसे बोला था, बाय यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। भाई एस्टिमेशन किया जा सकता है, किंतु बोलता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब जिन चीजों का होने का चांसेस 50% से भी कम है, ज्यादा नहीं है, पॉसिबल है, 50% से भी कम है। दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, मतलब वो फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, जो कि फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड करता है। मेरा वाला ही डेफिनेशन लिख दिया, मैंने हिंदी में बोला था ऐसे, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक ऐसा लाइबिलिटी है जो आज तो लाइबिलिटी नहीं है, किंतु वो फ्यूचर में लाइबिलिटी बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, जिसका फ्यूचर में लाइबिलिटी बनना या ना बनना फ्यूचर के किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करता है। याद आ रहा भी लाइन? तो बोला सुना सुना तो लग रहा है, हाँ, अगर सुना सुना नहीं लगेगा तो जिंदगी सुना सुना हो जाएगा आपका। आगे नेक्स्ट, अब प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोविजन का जर्नल एंट्री होता है। अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी फेल्स टू मीट द सेम, मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा क्या होता है बोल तो फिर, डिस्क्लोजर करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। याद करो मैंने समझाया क्या करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, प्रोविजन कब लिखेंगे बुक्स में, एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब होने का चांसेस 50% से ज्यादा है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, और पिछले कुछ घटना घट चुका है जिसके वजह से ऑब्लिगेशन मेरे पर, मैं केस हार गया कोर्ट में, इसलिए मुझे 50,000 का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो घटना घट गया, मैं केस हार गया, बात समझ रहा है? आगे, एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक, घर से पैसा जाएगा, लॉयर से पूछा मेरा केस हार गया कितना पेनल्टी लगेगा, बोला 50,000 रुपए तो देना पड़ेगा, तो घर से पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, समझ रहा है? आगे, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन, और जो ऑब्लिगेशन उसका एस्टिमेशन कर पाऊंगा। केस हार गया तो मैं किससे पूछूंगा, अपने लॉयर से, भैया कितना देना पड़ेगा, बोला 50-60 हजार तो लग ही जाएगा, तो क्या आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं? हाँ कर पा रहे हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बोला कंटिंजेंट लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है, मतलब होने का चांसेस ज्यादा है, दैट डू नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बोला किंतु उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, मतलब बिकॉज आइदर इट इज नॉट प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑफ दोज ऑब्लिगेशन विल रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, और द अमाउंट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेट। बोला ऐसा हो सकता है कि कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब होने का चांसेस 50% से ज्यादा है, मगर वो तभी भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, मतलब एंट्री नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि या तो उसके वजह से फ्यूचर में बाहर कोई पैसा जाएगा ही नहीं,
या फिर कितना जाएगा ये बताना संभव आज नहीं है। जब तक अमाउंट ही नहीं पता होगा एंट्री कैसे मारोगे, इसलिए कंटिन्यू लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तो केस हारने वाला हूं, लॉयर बाबू से पूछा लॉयर बाबू क्या चांस है, बोले 99% आप केस हारेंगे। हम बोले ठीक है अब हारेंगे, अब पता चली गया तो बताइए कितना रुपया फाइन देना पड़ेगा। बोले आपका केस तो यूनिक है, ये तो जज साहब ही बता पाएंगे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपका केस पहला केस ऐसा हुआ है, तो हारेंगे ये श्योर है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। किंतु कितना रुपया दे पाएंगे पता चल रहा है क्या आज नहीं, इसीलिए मेरा मैं प्रोविजन नहीं बना पाऊंगा इसके लिए, ये मेरा क्या है कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। बोलो क्लियर हुआ इतना दूर? अच्छा जी आगे बढ़ जाते हैं सर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये खत्म, थ्योरी वाला काम खत्म। बोलते हैं इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट it is probable that the settlement of an obligation will be result in outflow of economic benefit, it recognizes a provision in balance sheet। बोला मैनेजमेंट को अगर लगता है कि फ्यूचर में कोई पैसा जाएगा, किसी भी चीज के लिए पैसा जाएगा, एंटीसिपेटेड लॉस आएगा, तो उसके लिए बोलता है प्रोविजन बना के बैलेंस शीट में दिखा देना। हाँ हम लोग प्रोविजन तो बैलेंस शीट में ही लेस करके दिखाते हैं एसेट वगैरह से। अरे प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाता है, कहां से लेस करके दिखाता है? डेटर से। जो तुम एसेट के ऊपर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाता है, कहां दिखाता है? लेस करके दिखाता है एसेट से। अगर मान लो कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ठीक है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएगा, पर दिखाएगा तो बैलेंस शीट में ही ना प्रोविजन को, वही बोल रहा है। नेक्स्ट, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज लेस लाइकली दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो फ्रॉम द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, इट डिस्क्लोजेस द ऑब्लिगेशन एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेस लाइकली टू, वही पॉइंट को घुमा के बोल रहा है लेस लाइकली टू हैपन, मतलब किसी भी चीज का होने का चांसेस 50% से कम है, उसको बोलता है लेस लाइकली टू हैपन। तो बोलता है वही अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगे कि ऐसा कोई लाइबिलिटी है जिसका चांसेस होने का बहुत कम है, तो उसको वो लोग क्या नाम से लिखकर दिखा देगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी से। हाँ रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको डिस्क्लोज करके दिखाएंगे, कहां पर? नोट्स टू अकाउंट्स। बोला समझ आया? तो जितना देखो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से अपना आरटीपी में क्वेश्चंस था हमने कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्पफुल होगा, तो अगर हेल्पफुल होगा तो हेल्प उठाओ, मजे करो। ये पढ़ के जरूर जाना बच्चे, ये सब क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये सब आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है एग्जाम में। कुछ नहीं करना भैया, ये याद नहीं होता मेरे से थ्योरी। कई बार बच्चे बोलते हैं एकदम सिंपल रूल क्या बताए, एवरीडे एक बार रीड कर लो। अभी तो एग्जाम में टाइम है ना, तो नियम बना लो कि सुबह उठ के एक बार बस रीड कर लेना है। अगर लगातार अभी से लेकर अगर एग्जाम तक एक बार करके रीड करोगे ना, तो श्योर शॉट है एग्जाम के दिन तक सारा याद हो जाएगा। ये समझ में नहीं आता कई बार, कोई बात नहीं, बस रीड कर लो। मैं तो बोलता हूं जैसे क्या होता है ना, बचपन में घर वाला लोग हनुमान चालीसा पढ़ाने बैठाता है, मतलब समझ में आता था यार क्या, एवरीडे पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया, याद हो गया, अब तो कंठस्थ है पूरा। अभी बोलेंगे घटर घटर करके बोल देगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वही बोल रहा हूं, इसको अगर डेली पढ़ने लगेगा ना तुम देखेगा याद होगा, एग्जाम का तो बेड़ा पार लगी जाएगा। और मैंने थोड़ा समझा दिया है तो मुझे लग रहा है मीनिंग समझने में अब दिक्कत नहीं होगा, मैंने व्याख्या तो कर दिया है, ठीक है ना? तो ठीक है, ये तो खत्म होगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क।